हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम DMLT स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने WBC को डिस्कस करा था और उसकी ग्रेन्युलोसाइट्स को डिस्कस करा था। ठीक है, जिसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और आज की क्लास में हम ग्रेन्युलोसाइट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों सेल्स को आज की क्लास में। ओके, चलो बेटा मोनोसाइट पर आ जाते हैं। तो मोनोसाइट को हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, द बिग ईटर। ऐसे समझो कि ये जो मोनोसाइट्स होती है वो क्या करती है, खाती है, खाने का काम करती है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो, आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये कैसे खाती है। तो देखो क्या होता है, मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट WBC इन आर ब्लड। देखो WBCs में हमने अभी जितनी भी पढ़ी ना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी मोनोसाइट ही होती है, लार्जेस्ट सेल होती है ब्लड में। ठीक है, दे सर्कुलेट इन ब्लड फॉर सम टाइम, देन मूव इनटू टिश्यू एंड बिकम मैक्रोफेज। अब देखो ये क्या करती है, ये ब्लड में ही रहती है, लेकिन ब्लड कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये टिश्यू में चली जाती है। अब टिश्यू में हर WBC ही ऐसा करती है बेटा, ब्लड में तो रहती है क्योंकि बोन मैरो में बनती है, तो वहाँ से फिर ये ब्लड में ही जाती है, लेकिन फिर ये मूव हो जाती है कहाँ पे, टिश्यूज़ में। क्यों होती है, क्योंकि इन्फेक्शंस और मोस्टली जो भी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, इन्फेक्शंस हो गया या कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस आया तो वो टिश्यू में ही जाता है, तो ये टिश्यू में चली जाती है। ठीक है, WBC कोई सी भी WBC हो वो टिश्यू में चली जाती है। ठीक है, तो चलो हम नॉर्मल रेंज देख लेते हैं इसकी। तो इसकी नॉर्मल रेंज 2 से 8% होती है ये टोटल WBC काउंट का। ठीक है, शेप देख लेते हैं इसका। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा ना बेटा, वो किडनी शेप का होगा। किडनी कैसी होती है ना, उस शेप का इसका न्यूक्लियस होगा, देखो ये। और साइटोप्लाज्म इसका ग्रेइश ब्लू होगा और एब्यूंडेंट होगा। ठीक है, बड़ा साइटोप्लाज्म होगा और ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं। तो देखो अभी हमने देखा कि ये क्या करती है, ये ब्लड से फिर टिश्यूज़ में चली जाती है और मैक्रोफेज बन जाती है। ठीक है, और मैक्रोफेज का काम क्या रहता है, मैक्रोफेज का काम रहता है फेगोसाइटोसिस करना है। कोई भी पैथोजन है या है ना डेड सेल है, डेब्री है, तो क्या करेगी ये, उन डेब्री को या पैथोजन या फिर बैक्टीरिया जो भी है ना, उनको ये इनगल्फ कर लेगी, खा लेगी। ठीक है, तो देखो फेगोसाइटोसिस, दे ईट एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड डेड सेल्स। क्या करती है ये, डिस्ट्रॉय करती है। जैसे कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो ये क्या करेगी, ये जाएगी वहाँ पर और उसको खा लेगी, है ना। एक तो ये पैथोजन्स को भी खा लेती है, मार देती है, और दूसरा ये जो डेड सेल्स होती है, जर्म्स होते हैं ना, उनको भी खा लेती है ये। ठीक है, आफ्टर मूविंग इनटू टिश्यू दे टर्न इनटू मैक्रोफेजेस एंड इनकल्फ द पैथोजन। वही सेम चीज़ की ये जब ब्लड से मूव हो जाती है टिश्यू में, तो ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है और पैथोजेंस को एनगल्फ करने का काम करती है। रोल देख लेते हैं इसका कि मोनोसाइट का रोल क्या होता है इम्यून सिस्टम में। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं न्यूट्रोफिल्स के बाद। हमने देखा था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कोई किसी भी इन्फेक्शन में, जैसे कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आया, बैक्टीरिया आया, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल ही जाती है साइट ऑफ इन्फेक्शन में और वो उनको डिस्ट्रॉय करती है। और उसके बाद अगर कोई सी सेल जाती है इन्फेक्शन साइट पे, तो वो होती है हमारी मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट क्या करती है, इन्फेक्शन की साइट पे जाती है, अगर कोई पैथोजन उनको दिख रहा है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, खा लेती है। और जैसे न्यूट्रोफिल जो होती है वो न्यूट्रोफिल मार देती है और वो खुद भी मर जाती है। ठीक है, तो वो जो मरती है तो पस वगैरह फॉर्म होते हैं, है ना, और जो डेड सेल्स वगैरह होती है, तो ये जो मैक्रोफेज होगी वो उनको भी इनगल्फ कर लेगी। ठीक है, अब देखो प्रोड्यूस साइटोकाइंस केमिकल सिग्नल्स टू अलर्ट WBC। अब ये क्या करती है, ये इन्फेक्शन की साइट पे गई, ठीक है, वहाँ पे कोई पैथोजन है अगर, तो ये क्या करेगी, ये साइटोकाइंस रिलीज़ करेगी। ठीक है, साइटोकाइंस रिलीज़ करेगी, जैसे इंटरल्यूकिन 2 हो गया, तो ये रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से जो दूसरे WBCs होते हैं, दूसरे और भी सेल्स होते हैं ना, वो सब भी अलर्ट हो जाते हैं और वो सब भी पहुंच जाते हैं उस इन्फेक्शन की साइट पर। ठीक है, प्रेजेंट एंटीजन टू लिम्फोसाइट एक्ट लाइक अ डिस्प्ले बोर्ड। ये क्या करते, इसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। बेसिकली
कि अगर ऐसे समझो कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया है ना, किसी पैथोजन ने हमारी बॉडी में एंट्री ले ली, तो ये मैक्रोफेज क्या करेंगे, उन्हें खा जाएंगे और उन्हें तोड़ देंगे, एंटीजन फ्रेगमेंट्स उनके तोड़ देंगे, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे उसको। और इनके अंदर ना एक MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल होता है जो कि एक प्रोटीन होता है, ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो क्या करता है, इन एंटीजन फ्रेगमेंट्स से कंबाइन हो जाता है, बाइंड कर लेता है ना। और फिर ये जो हमारे मैक्रोफेज होते हैं, ये इन MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल जो कि कंबाइन है हमारे नहीं, ये जो एंटीजन फ्रेगमेंट्स है इनसे बाइंड है, इसको ये उसने अपने सरफेस पे मूव करा देगा, है ना। और ये लेके घूमेगा ऐसा, जैसे कि हम ढूंढते हैं ना फ़ोटो ले लेके कि ये बच्चा घूम गया, हमारा बच्चा घूम गया, तो वैसे ही ये जो मैक्रोफेज है ना, ये लेके घूमता है इसको, किसको, पैथोजन को। और फिर ये ले जाता है लिम्फोसाइट के पास। फिर क्या होता है कि टी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। वो टी रिसेप्टर्स, ये तो जैसे एंटीजन्स को लेके घूम रहा है ना, तो सामने से टी रिसेप्टर्स आएंगे और वो टी रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि भाई ये तो फॉरेन सब्सटेंस है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो फिर वो क्या करेंगे, वो हेल्पर टी सेल्स को बुलाएंगे। फिर वो हेल्पर टी सेल्स क्या करेगी, साइटोकाइंस रिलीज़ करेगी और दूसरे वाइट ब्लड सेल्स को भी एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट जो बी सेल्स होंगी, वो बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाएगी और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रहेगी वो उसको मार देगी। तो बेटा देखो ऐसा होता है इसका काम, ठीक है। चलो अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में मोनोसाइटोसिस आएगा। मोनोसाइटोसिस मतलब मोनोसाइट्स का बढ़ जाना। अब मोनोसाइटोसिस किन किन केसेस में बढ़ेगी, तो मोनोसाइटोसिस क्रोनिक इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया ना, टीबी का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें मोनोसाइट्स बढ़ जाएगी। ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हो गए, ठीक है, हमारी बॉडी, ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि हमारे खुद के ही सेल गलती से हमारे ही सेल्स को मारने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी मोनोसाइट्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी, ठीक है, और इस कंडीशन को मोनोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, तो चलो अब हम लिम्फोसाइट्स पर आ जाते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स को ऐसे याद रखो कि ये क्या होते हैं, इंटेलिजेंट सोल्जर्स होते हैं ना, ये बहुत इंटेलिजेंट होता है बेटा। चलो कैसे होते हैं, देखो पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो इसकी। तो लिम्फोसाइट्स आर स्मॉल WBC दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। जैसे जो मैक्रोफेज हो गई है ना, न्यूट्रोफिल्स हो गई, ये सब क्या करवाती है, नेचुरल किलर सेल्स हो गई। तो ये क्या करती है, जैसे कुछ पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो वो बस मारने लग जाती है, वो देखती भी नहीं है कि किसकी अपनी सेल है कि दूसरी सेल है, वो बस मारने लग जाती है, वो स्पेसिफिक नहीं रहती। और ये जो लिम्फोसाइट्स रहती है ना, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमें देती है, ये स्पेसिफिक पैथोजन को टारगेट करती है और उसी को मारती है, ठीक है। तो ये इसको इसीलिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आती है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में आती है, ठीक है। चलो नॉर्मल रेंज देख लो इसकी, तो इसकी नॉर्मल रेंज 20 to 40% रहेगी, ठीक है। टोटल WBC का ये 20 से 40% रहेगा। इसका शेप देख लो, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, राउंड होता है, ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द सेल। देखो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या करता है कि वो जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसको भी ओवरलेप कर देता है ना। वो इतना बड़ा होता है कि हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वाइट ब्लड इसका लिम्फोसाइट का, वो छुप जाता है बेचारा। साइटोप्लाज्म को देखो तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, थिन रिम ऑफ ब्लू साइटोप्लाज्म, एक पतला सा ही दिखता है, हमें ज़्यादा तो दिखता नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस ही पूरा ओवरलेप कर देता है उसको, बट इसका साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। अब देखो जो लिम्फोसाइट्स होती है ना, वो भी फर्दर 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट देखो, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स जिनको हम बी सेल्स भी कहते हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स जिसको हम टी सेल्स कहते हैं, एक होती है नेचुरल किलर सेल जिसको हम NK सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ बनाती है ये पैथोजन के अगेंस्ट, फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। ब्लड में भी मिलती है और लिम्फॉइड टिश्यू में भी होती है। लिम्फॉइड टिश्यू जैसे कि स्प्लीन, लीवर, लिम्फ नोड्स, है ना, यहाँ पे मिलती है। टी लिम्फोसाइट्स, तो टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, किल इन्फेक्टेड एंड कोऑर्डिनेट इम्यूनिटी, ये इन्फेक्टेड सेल्स को मार देती है और इम्यूनिटी में ये रोल प्ले करती है। देखो क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट्स अदर
सेल्स जो इसकी हेल्पर टी सेल्स होती है ना, वो साइटोकाइंस को रिलीज़ करेगी और दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है वो क्या करती है, इन्फेक्टेड जो सेल्स रहेंगी उसको वो मार देगी, ठीक है, किल कर देगी। और जो रेगुलेटरी सेल्स होती है वो क्या करती है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स को स्टॉप कर देती है। अब क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे ये अपना काम करना शुरू करती है ना, मारने का काम करना शुरू करती है, तो ये क्या करती है, मारे ही जाती है, मारे ही जाती है, मारे ही जाती है, सारी सेल्स को मार देंगे। तो क्या होगा कि वैसे तो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकता है ना, गलती से हमारी सेल्स भी तो मर सकती है। तो ये जो रेगुलेटरी टी सेल्स होती है ना, ये बोलती है कि बस अब तुम शांत हो जाओ, रोक दो, मत मारो। तो रेगुलेटरी सेल्स का ये काम होता है कि ये स्टॉप कर देती है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सेस को, ये स्टॉप कर देती है। जहाँ इनको लगता है कि बस अब ज़्यादा ही हो रहा है तो ये बोलती है कि बस अब शांत हो जाओ, ठीक है। अब नेचुरल देखो ये जो टी सेल्स होती है ना, ये फर्दर हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल और रेगुलेटरी टी सेल्स में डिवाइडेड होती है, जिनका अभी हमने फंक्शंस पढ़ लिया, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हो सकता है शायद किसी बच्चों को समझ में ना आया हो कि हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, रेगुलेटरी सेल क्या है, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो उनको नहीं आएगा समझ में, इसलिए मैंने अलग से इसको बता दिया कि ये हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और रेगुलेटरी टी सेल, ये टी लिम्फोसाइट्स के ही टाइप होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल किलर सेल्स का क्या काम होता है कि ये नेचुरल किलर सेल्स जो होती है ना, ये वायरस इन्फेक्टेड और कैंसर इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्ट मार देती है, ठीक है। चलो अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं बेटा अपन इसका। तो देखो इसमें भी दो कंडीशन आएगी, एक लिम्फोसाइटोसिस आएगी और एक लिम्फोपीनिया आएगी। अब लिम्फोसाइटोसिस मतलब लिम्फोसाइट्स का बढ़ जाना। लिम्फोसाइट्स किन किन कंडीशंस में बढ़ेगी, तो लिम्फोसाइट्स वायरल इन्फेक्शंस, है ना, वायरल इन्फेक्शंस जैसे मीज़ल, मम्स, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, इस कंडीशन में बढ़ेगी है। और जो लिम्फोपीनिया होगी, वो लिम्फोपीनिया मतलब लिम्फोसाइट्स का काउंट कम हो जाना। अब लिम्फोसाइट्स किन किन कंडीशंस में कम होगी, तो वो HIV और इम्यूनोडेफिशिएंसी में कम होगी, ठीक है। इम्यूनोडेफिशिएंसी HIV, वही HIV होगा तो ऑब्वियसली इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी ना, इम्यूनिटी की कमी होगी ही, है ना। तो लिम्फोपीनिया होगा हमें, है ना, इस कंडीशन में। चलो तो हमारी आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई है और हमारा इसी के साथ WBC कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हेमेटोपोइसिस भी पढ़ेंगे, ठीक है। हेमेटोपोइसिस में सारे RBC, WBC और प्लेटलेट का फॉर्मेशन होगा कि ये सारी सेल्स कैसे बनती है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो आज की क्लास में तो आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो हम वो फिर रिजॉल्व करेंगे। और कोई अगर दूसरा टॉपिक पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए, तो हम फिर दूसरा टॉपिक भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।